शादी हो चुकी थी। सारे मेहमानों को रुखसत करने के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में जा चुका था। वो काफ़ी देर अकेली वहाँ इधर उधर देख रही थी। बड़ी सी हवेली में हर तरफ से सन्नाटा छाया हुआ था। हर शादी में दुल्हन के इर्द गिर्द मेला सा लगा रहता है, लेकिन यहाँ वो बड़े से हॉल में वो बिल्कुल तना बैठी हुई थी। ना आसपास सहेलियाँ और ना कोई उसका मुंतजिर था। तुम्हारा कमरा ऊपर है। अचानक किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। उसने सर उठाकर देखा, एक औरत खड़ी थी। ये उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। ये घर और घर के लोग सब इसके लिए अजनबी थे। ये सीढ़ियाँ चढ़कर जाओ, बाईं तरफ ईशान का कमरा है। औरत ने उंगली से इशारा किया। उसकी आवाज़ में बेरुखी और लापरवाही सी थी, लेकिन वो दुल्हन वहीं खड़ी रही। तुम सुन रही हो मैंने क्या कहा? वो औरत तेज़ आवाज़ में बोली। उसकी बात सुनकर आरोही ने ना कोई जवाब दिया, ना ही अपनी जगह से उठी। हुक्म तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं उसकी नई काम वाली हूँ। यहाँ जाओ, वहाँ कमरा है, माई फुट। कम से कम इतना तो कर सकती है कि खुद मुझे उस कमरे तक ले जाए। भले गांव में रहती है, लेकिन इतनी तमीज़ तो हर किसी में होती है कि नई दुल्हन के साथ किस तरह से पेश आना है। जाहिल लोग। वो मनी मन बड़बड़ाई। वो अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। इसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर चढ़ गया था। यकीनन अगर इसके अपने घर पर अगर कोई इस तरह से पेश आता तो अब तक के घर के सारे बर्तन टूट चुके होते, लेकिन यहाँ वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा। ये इस औरत ने भी महसूस किया। देखो, बगैर वक्त बर्बाद किए ऊपर कमरे में चली जाओ, वरना तुम्हें और ज़्यादा जलील होना पड़ेगा। उस औरत की बात सुनते ही इसका दिमाग आग बबूला हो गया। वो झट से अपनी जगह से उठी, अपने भारी लहंगों को गुस्से से झटका। इसने कभी भी इतना भारी लिबास नहीं पहना था। वो हमेशा जीन्स ही पहनती थी। लहंगों को घसीटती हुई, बड़बड़ाती हुई वो उस औरत के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे जलील करने की हिम्मत तो बाद में करना, पहले तो मुझे ये बताओ कि कहाँ की शराफत है? कोई मैनर्स हैं तुम लोगों में, या फिर पूरी उम्र भैंस को चारा डाक खिलाने में ही गुजरी है? यहाँ मुझे आए कितना वक्त गुजर गया, मैं भूखी प्यासी अकेली बैठी हूँ। तुम लोगों को इतना भी एहसास है कि कम से कम पानी का ही पूछ लेते? इसकी आंखों में नमी आने लगी थी। शादी के बाद इसे अकेले ही घर तक लाया गया था। ना कोई रस्म, ना कोई रिवाज इसके आने पर हुए। वो तेज़ लहजे में बोलती हुई सोफे पर बैठ गई। सफ़ेद रंगत अब लाल हो चुकी थी। इसका गुस्सा गजब नासक होता है, शायद इसके लाडले पन्ने की वजह से। इसके गुस्से के आगे सभी झुकते थे। लेकिन ज़िंदगी कहाँ एक जैसी रहती है, इस बात का यकीन तो इसे शादी के साथ ही हो जाना चाहिए था। जिस तरह इसका शादी को रोकने में इसका बस नहीं चल सका था, इसी तरह अब किसी भी बात पर इसका हुक्म नहीं चलने वाला। वो अपने साम्राज्य छोड़कर आई थी, जहाँ वो राजकुमारी की तरह थी। यहाँ किसी और राजा की हुकूमत है, जिसमें वो रानी बनकर नहीं, कैदी बनकर आई है। और कैदी किसी पर हुक्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बात इसके लिए इतनी जल्दी मानना आसान न था। तुम्हारी कोई इज्जत है? अचानक इसे अपने पीछे से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी, जो निहायत रौबदार थी। वो एकदम से उठी और पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगी। वो ईशान था, जो बिल्कुल इसके पास खड़ा होकर इसे घूर रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा सवाल है। क्या मतलब? इसने हैरानी से लब हिलाए। कब से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ मैं। सर में दर्द होने लग गया। जब बुआ ने कमरे का बता दिया था, तो यहाँ बैठे रहने का क्या मतलब? और हाँ, बेइज्जती अब यही होनी है। जितना जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो। वो बहुत ही सख्त लहजे में बोल रहा था। वो सहम चुकी थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुश्मन के घर शादी होना और वहाँ चैन सुकून से रहना बहुत मुश्किल काम था, वो जानती थी। लेकिन पहले ही दिन इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, इसने सोचा न था। बुआ अब वहाँ से जा चुकी थी। ईशान भी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कदम मोड़ते हुए इसके पास आया और अब इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। इसके नज़दीक आने से वो खौफ से पसीने हो रही थी। हालांकि वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थी, लेकिन ईशान जैसे मर्द के आगे कोई भी ज़्यादा देर टिक नहीं सकता था। इसकी शख्सियत में एक दबदबा और रौब था। लंबा चौड़ा आदमी, गोरी रंगत पर हल्की सी दाढ़ी, इसके रंग को और भी निखार रही थी। आरोही अपनी गहरी आंखों से इसे ही घूर रही थी और वो भी इसको घूर रहा था। हुस्न दोनों का उरूज पर था, लेकिन दोनों को एक दूसरे की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था।
एक आग थी जो मन ही मन दोनों को झुलसा रही थी। 5 मिनट के अंदर मेरे कमरे में आ जाना। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहता तो तुम्हें अपने साथ ले जाता, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इतनी इज्जत दी जाए। ईशान ने इसकी आंखों में आंखें डालकर लब भींचते हुए कहने लगा। वो कुछ यूं बोल ना पाई थी, लेकिन इसकी आंखों में एक सवाल ज़रूर था। आखिर इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? वो नफ़रत से बोलते हुए इसे परेशान कर गया और खुद सुकून में सीढ़ियाँ चढ़ गया। इसकी धमकी सुनने के बाद वो इतना तो जान चुकी थी कि अब ज़्यादा जिद करना इसके लिए ठीक नहीं होगा। कुछ देर आंसू बहाने के बाद इसने घुटने टेक दिए। ऊपर की तरफ देखती हुई कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा बंद करो। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, एक रौबदार आवाज़ के साथ इसे हुक्म हुआ। दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए दरवाज़ा बंद किया। वापस मुड़कर वो कमरे पर नज़र दौड़ाई, या फिर अपना कैद खाना देख रही थी, जहाँ अब उम्र भर कैद रहना था। आज वो दूल्हा दुल्हन का कमरा था, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई सजावट नहीं की गई थी। अब वहीं खड़ी रहोगी या कदम बढ़ाने की जहमत करोगी? किंग साइज बेड पर लेटे हुए शख्स ने हुक्म दिया। वो हुक्म की तामील करते हुए आगे बढ़ने लगी। दिल धड़क रहा था। लड़खड़ाती हुई वो इसके पास आ चुकी थी। बैठो यहाँ। नज़रों से इशारा करते हुए इसने अपने पास बैठने को बोला। वो खुद लेटा हुआ था। अब नज़रें इसके ऊपर टिका दीं। वो सर से लेकर पाँव तक इसे देख रहा था। न जाने इसके मन में क्या चल रहा था। इसकी नज़रों की तपिश से इसका जिस्म काँप रहा था। वो खुद में सिमट रही थी। अरे, तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों काँप रहे हैं? इसके हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर वो उठ बैठा। वो हाथ झटक फ़ौरन पीछे की तरफ हुई। इसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। मेरे ख्याल से तुम्हें गर्मी लग रही है। इसने आरोही का दुपट्टा एक ही झटके में अलग किया। वो बेबसी से नज़रें इधर-उधर फेर कर खुद पर काबू पाने लगी। बाल क्यों बंधे हुए हैं? खोल दो। इसने जूड़े को खोला। इसकी रेशमी घनी बालों की लट सरक कर इसके चेहरे पर आ गई, जिसे ईशान ने उंगली फेरते हुए बड़े प्यार से पीछे किया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों को सहला रहा था। आरोही की आंखें बंद थीं। ईशान ने एक झटके से इसके बाल खींचे। आरोही की चीख निकल गई। आह! मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसकी गिरफ्त अब बालों पर मजबूत हो गई थी, जिसे सहना मुश्किल था। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम तड़पो। तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हें यहाँ बैठाकर मोहब्बत के अफ़साने सुनाऊँगा? इसकी लहजे में शदीद नफ़रत थी। छोड़ो मुझे, ये क्या बेहुदा हरकत है इसकी। आवाज़ हलक में अटक गई थी। वो खुद को छुड़ाने में नाकामयाब रही। भगवान से डरो, मैं एक इंसान हूँ, जानवर नहीं। इसने लरजते हुए लहजे में कहा। मेरे लिए तुम्हारी हैसियत जानवर से भी बदतर है। जानवर पर रहम खाया जा सकता है, लेकिन तुम पर नहीं। तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इसे ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए कहने लगा। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की मौत याद आ जाती है। तुम्हारे आने से मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए हैं। तुम्हें एक कमरे में रखना मेरी मजबूरी है, लेकिन एक बिस्तर पर कभी नहीं। वो कड़वे शब्द बोलकर बाहर निकल गया। आरोही के बोलने और चलने की हिम्मत नहीं थी। जहाँ गिरी थी वहीं पड़ी रही थी। इसका जिस्म बेजान पड़ने लगा था। ईशान का रवैये ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो रोते हुए अपने बालों को खींचे जा रही थी। इसे इन बालों से नफ़रत सी हो गई थी, जिन्हें उस जालिम ने छुआ था, जो कभी भाई की जान हुआ करती थी। आज उसी भाई ने अपनी जान को दुश्मनों के हवाले कर दिया। इसे अब हर रिश्ते से नफ़रत सी हो गई थी। भाभी, आप प्लीज़ अब किसी की तरफदारी मत करना। बात तरफदारी की नहीं है। शादियों में तो ऐसा होता रहता है बेटा। बेड पर बिस्तर कम पड़ जाते हैं। किसी न किसी के साथ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। आरोही की भाभी इसे प्यार से समझा रही थी। भाभी, आपकी बात और होगी। आप जानती हैं ना, मैं ज़मीन पर नहीं सो सकती और ना ही अपना बेड किसी के साथ शेयर करना पसंद है। मैं बता रही हूँ भाभी, आइंदा से कभी भी इस तरह के गरीब लोगों की शादी में नहीं आऊँगी। भला देखो तो, नीचे सुलाया उन्होंने मुझे। इसे अपनी हालात पर यकीन नहीं आ रहा था। आज अपनी ही शादी में इसे नीचे सुलाया गया। अब यही इसका मुकद्दर था। कमरे से निकलकर वो घर के बाहर जा बैठा था। सिगरेट की कस लेते हुए इसके धुएं में किसी का अक्स ढूंढने लगा। किसी की याद शिद्दत से आ रही थी। मैं अपने आप पर तो शक कर सकती हूँ,
लेकिन तुम पर कभी नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस मेरे यकीन को तुम कभी मत तोड़ना। वो मुझ पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। ईशान खुद से बातें करने लगा। क्या जाने क्या हाल हुआ होगा उसका। उसके घरवाले इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वाक़ई हम दोनों बर्बाद हो चुके हैं? हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई। ऐसा अंजाम होगा, कभी सोचा ना था। ईशान की हालत अजीब थी। ये वही ईशान था जिसने कुछ देर पहले अपनी नई नवेली दुल्हन पर सितम ढाने पर कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। वही इंसान इस वक्त बहुत बेबस और लाचार नज़र आ रहा था। इसने एक औरत की बेइज्जती करके उसके अरमानों को कुचल दिया और दूसरी तरफ खुद किसी औरत के लिए अपने दिल में अरमान सजाए बैठा है। अगर आज इसकी शादी नहीं हुई होती तो वो अपनी मोहब्बत को पा लेता। इसने हमेशा के लिए उसे खो दिया। अब भी स्वरा का वो आखिरी मैसेज पढ़कर खुद को कोसने लगा, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, गुड बाय। ईशान जब भी उसके फ़ोन करता हर बार रिंग जाती, पर कोई उठाता नहीं है। एक बार फ़ोन उठा लो स्वरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए शायद इस वक्त मुश्किल हो, पर तुम्हें जब भी मौका मिले मुझसे एक बार बात करना। मुझे मेरी सफाई देने का एक मौका दो, प्लीज़। हर बार नाकाम होने के बाद एक उम्मीद बंधी थी। इसने स्वरा को टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। उसी लड़की के बारे में सोच सोच कर वो वहीं सो गया। अचानक इसकी आंखें किसी के कदमों की आहट से खुल गईं। इसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। कोई तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ जा रहा था। कौन है वहाँ? वो तेज आवाज़ के साथ पुकारते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं हूँ इशिता, वो दबी और सहमी आवाज़ में बोली। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो सख्त लहजे में इसके पास आते हुए पूछने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर उसे झटका लगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? ईशान ने तहकीकात करने के अंदाज में पूछा। वो भाई सर में दर्द था। शादी और मेहमानों की वजह से तो कमला काकी के पास सर में मसाज करवाने जा रही थी। इशिता को कुछ और न सूझा तो यही बोल दिया। ईशान ने पहले उस जगह पर नज़र डाली, फिर गेट को देखा। हाँ, तो तुम अंदरूनी साइड से भी जा सकती हो। इस तरह रात को बाहर टहलना अच्छा नहीं है। जाओ अब अंदर, ईशान उसे हुक्म देने के अंदाज में कहने लगा। वो तेज़ी से भागती हुई अंदर चली गई। ईशान को कुछ बेचैनी महसूस हुई। वह गेट के करीब जाकर इधर उधर टहलने लगा। तभी इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जो कि एक बाइक के दूर निकल जाने से कम होती जा रही थी। इस वक्त बाइक पर कौन आ सकता है? वो मन ही मन सोचने लगा। इधर आरोही ने अपने तमाम जेवरात उतार कर साइड में रख दिए थे। लहंगे का वजन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसके पास कोई दूसरे कपड़े भी नहीं थे। इसी में रात गुजारनी पड़ी। इसने अपने हाथों का तकिया बांधकर ज़मीन का ही बिछौना बना लिया था। इतनी बेबस और लाचार ये पहले कभी नहीं हुई थी। बिना बोले इसकी सब मांग पूरी हो जाती थी। इसे अपने आप पर बहुत गुरूर था और ये वक्त का पहला थप्पड़ था जो इसके मुंह पर पड़ा था। आज वो हर चीज़ से महरूम थी, जिसे खोने का ख्याल भी इसे नहीं आया था। शायद कुदरत की तरफ से इसके लिए एक नसीहत थी या फिर एक सज़ा। सुबह हो चुकी थी। आँख खुलते ही इसकी नज़र अपने पास पड़े हुए एक बैग पर पड़ी, जिसमें इसका सामान था। यह बैग कल तो यहाँ नहीं था, फिर अभी यहाँ कौन रख कर गया? इसे अपने आप को देखकर शर्म आने लगी। पता नहीं कौन आया होगा। मुझे नीचे सोता देख पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो ज़मीन पर से उठकर बैग में से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। ईशान यहाँ आओ। गार्डन में पौधे को पानी डालते वक्त काजल की नज़र बाहर से अंदर आते हुए ईशान पर पड़ी। हाँ भाभी, कहाँ से आ रहे हो? बाग पर गया था। इतनी सुबह को जाने की क्या ज़रूरत थी? अपने शादी के दिनों में तो आराम कर लो। वैसे आरोही कैसी लगी? इसके सवाल ने ईशान के माथे पर बल डाले। काजल ने ईशान की तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अच्छा चलो ये बताओ, स्वरा से बात हुई तुम्हारी? काजल ने बड़ी जल्दी बात बदल दी। वो जानती थी जहाँ आरोही की बात से वो खपा हो जाता है, वहीं स्वरा का नाम सुनकर वो खिल उठता है। काजल की बात पर उसके चेहरे से गुस्सा तो कम हुआ, पर उदासी और मायूसी थी। वो मेरे से कांटेक्ट नहीं कर रही, मेरी किसी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रही।
वो उदास होते हुए कहने लगा, पर क्यों? क्यों बात नहीं कर रही तुमसे? कहीं तुमने उसे अपनी शादी का तो नहीं बता दिया? वो इसे परेशानी से इसे पूछने लगी। नहीं, वो अपनी आंखें मसलते हुए कहने लगा। काजल ने ईशान को अपने बेटे की तरह माना था। ईशान उससे अपनी हर बात शेयर करता था। वो इसके लिए भाभी, माँ और एक अच्छी दोस्त के बराबर थी। और जितना वक्त वो काजल के साथ बिताता, उसमें बातें सिर्फ स्वरा की ही करता। स्वरा ईशान की पूरी कायनात थी। अगर वो इसे ना मिली तो ईशान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात काजल अच्छी तरह जानती थी। इसकी शादी हो रही थी और वो घर से भागना चाहती थी। उसने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया। इसे मेरी ज़रूरत थी। ज़रूरत के वक्त में इसके काम ना आया। हमेशा के लिए वो दूर हो गई है मुझसे। उसकी शादी हो गई है। मैंने उसे धोखा दिया। ईशान ने आंख नम करते हुए कहा। इसकी हालत देखकर काजल भी गमगीन हुई। तुम गए क्यों नहीं थे? तुम्हें किसी ने रोका था? तुम्हें फ़ौरन वहाँ जाना चाहिए था ना। उसे वहाँ से लेकर आ जाते। फिर बाद में देखते। उसकी शादी तो ना होती। मेरे पाँव में बेड़ियाँ तो डाल दी थी आप सब ने। ईशान का इशारा काजल समझ चुकी थी। मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ। तुम इस बात को ज़्यादा दिल पर मत लो। ये शादी सुलह की तरफ एक कोशिश है। दोनों खानदानों में दुश्मनी की आग जो सालों से भड़क रही थी, इस शादी के बाद दुश्मनी में कमी आई है और यही हम सबका मकसद भी था। फिर ईशान का गुस्सा चढ़ने लगा। तुमने ये गलती क्यों कर दी? क्यों उसे लेने नहीं गए? भगा कर ले आते उसे। रईस खानदान है हमारा। हर तरह से निमट लेते उन लोगों से। तुम पता नहीं किस बात से डर गए। ना तो मैं किसी से डरता हूँ और ना ही मैंने उसके साथ बेवफाई की है। मैंने तो शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार किया था कि कब वो मुझे बुलाए और मैं उसे लेने भागा भागा जाऊँ। मेरे लिए वो एक हसीन दिन होता जिस दिन मेरी जान मुझे ये हुक्म करती। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है। उसने उस वक्त ये हुक्म दिया जब मैं पूरी तरह से मजबूर था। कब बोला उसने? किस वक्त? भाभी ने फ़ौरन पूछा। जिस वक्त मैं बारात लेकर उन दुश्मनों के घर जा रहा था। डूबते दिल के इसने नसें उठाकर फिर झुका लीं। आरोही ने अपने कपड़े बदलने के बाद इसने अपने बैग को देखा, जिसमें इसकी ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत इसका मोबाइल था, जो बैग के किसी कोने में भी नहीं था। सारे कपड़े इसने इधर उधर बिखेर दिए थे। इसका पारा चढ़ गया था। अब आरोही जायसवाल को गुस्सा आए और कोई चीज़ की तोड़ फोड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन तोड़ने के लिए कोई चीज़ भी तो हो। खैर, इसके हाथों आज फूलदान में रखे हुए बहुत ही खूबसूरत फूलों की सामत आई थी, जिस पर इसकी नज़र पड़ी। इसने फूलदान में से फूल निकालकर गुस्से से दरवाजे की तरफ दे मारे। उसी वक्त ईशान भी कमरे में दाखिल हुआ। वो सारे फूल इसके मुंह पर लगे। ईशान की नज़र नीचे गिरे हुए फूलों पर पड़ी। निहायत गुस्से से देखते हुए ईशान ने अपनी शर्ट की आस्तीनें मोड़ लीं। शायद फूलों के साथ साथ आरोही की भी सामत आई थी। वो ईशान को अपनी तरफ बढ़ते हुए खामोशी से देख रही थी। देखते ही देखते एक जोरदार थप्पड़ आरोही के गाल पर पड़ा। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसका तो दिमाग ही घूम गया था। इसने कभी किसी की मार नहीं खाई थी। यह वो पहला थप्पड़ था जो उसे अपनी गलती पर पड़ा था। ये क्या सब फैला रखा है? हटाओ सब यहाँ से। ईशान ने इसके बिखरे हुए सामान को और नीचे पड़े हुए फूलों को देखकर पूछा। वो वहाँ से हिली नहीं। तुमसे बोल रहा हूँ, उठाओ यह सब। और हाँ, इन फूलों को वहीं फूलदान में रखना। वो सख्त लहजे में बोला। जानवर, वो तेज लहजे में कहती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ईशान ने अपने बाजुओं की गिरफ्त इस पर जमाते हुए अपनी तरफ जोर से खींचा। छोड़ो मुझे। क्या कहा? फिर से कहो। जानवर, जानवर, तुम इंसान नहीं, यकीनन किसी जंगल से भागे हुए भेड़िए हो। वो बड़ी बेबाकी से तेज लहजे में बोली, अपने हाथों की मदद से इसका हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वाकई में जानवर बन गया तो मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करोगी। ईशान ने अपना बाजू आरोही की कमर पर रखते हुए कहा। इसका इशारा समझकर वो एकदम से नज़रें उठाकर उसे घूरने लगी। बोलो, वाकई में भेड़िया देखना है? ईशान ने अपने हाथों पर जोर देते हुए पूछा, जो अभी भी इसकी कमर पर थे। आइंदा कोई भी जाहिलों वाली हरकत मत करना मेरे सामने। ईशान ने चेतावनी देते हुए अपने बाजू इसकी कमर पर से हटाए। वो नीचे बैठी हुई बिखरे हुए सामान को देख रही थी।
उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह बिखर चुकी थी। इसने वो फूल उठाकर वहीं फूलदान में रख दिए। अचानक इसे कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। नज़रें उठाकर देखा तो वो अंदर जा चुकी थी। तुम नीचे क्यों बैठी हो और यह सामान किसने इस तरह बिखेर कर रख दिया? बात करने के साथ साथ वो सामान चुनकर इकट्ठा करने लगी। आरोही ने इन्हें घूरा। मैं ईशान की भाभी हूँ। इसके घूरने पर काजल ने खुद अपना परिचय दिया। और ये क्या है? तुमने आज के दिन ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? कोई ऐसे कपड़े पहनता है शादी की सुबह को? काजल ने इसे देखते हुए हैरत से पूछा। समझ में नहीं आ रहा था क्या पहने, आरोही ने उलझते हुए कहा। तो तुम्हें यही समझ में आया? इतने अच्छे अच्छे कपड़े और उम्दा जेवरात तो मौजूद हैं। वो इसके बैग से बाहर पड़े खूबसूरत कपड़ों को देखती हुई बोली। फिर सवालिया नज़रों से आरोही को घूरा। हाँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दुख और संताप में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। कहीं देखा था कि शोक मनाते वक्त लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इसलिए ये कपड़े पहन लिए। फिर ख्याल आया कि काले भी पहनते थे, इसलिए ये काले रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया। इसने अपने कपड़ों को आगे करते हुए कहा। इसकी बातों में शदीद दर्द था। काले रंग के दुपट्टे ने आरोही के गोरे रंग को और भी सफ़ेद कर दिया। इसी सफ़ेद रंगत ने इसके गोरे गाल पर पड़े हुए थप्पड़ के निशान को जाहिर कर दिया था, जिसे कोई भी देख सकता था। ये क्या हुआ तुम्हारे गाल को? काजल ने आरोही के गाल पर लाल निशान देखते हुए पूछा। शादी का तोहफा। आरोही की आंखें छलक बढ़ीं। क्या ये ईशान ने? काजल यकीन न करते हुए पूछने लगी। आरोही ने जवाब में हाँ में सर हिलाया। सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जो नौबत यहाँ तक आ गई? वो गहरी सोच में पड़ते हुए कहने लगी। सुबह सुबह? कल रात को कौन सा इनका रवैया मोहब्बत भरा था जो आपको सुबह के फंसाने पर हैरत हो रही है? उस जानवर ने मुझे रात भर जलील किया। मुझे तो लगता है किसी पागल खाने से निकलकर मेरे मत्थे मर दिया है, क्योंकि नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं लगते हैं। आरोही गुस्से से अपनी भड़ास निकाल रही थी। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। बस एक बार मुझे मेरा फ़ोन मिल जाए। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इसे जेल न भिजवाया तो मेरा नाम भी आरोही जायसवाल नहीं। वो निहायती जोश और गुस्से में जज्बाती हो चुकी थी। वो ये तक भूल चुकी थी कि वो किसके सामने बोल रही है। ईशान के बारे में यह सब सुनकर काजल को बुरा लगा, लेकिन इसने अक्लमंदी से मामले को सुलझाना चाहा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार बच्ची हो। देखो, मैं ईशान की भाभी हूँ, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी भी भाभी हुई ना। क्या तुम अपनी भाभी का कहना नहीं मानोगी? वो बड़े प्यार से इसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर गुजारिश करने के अंदाज में बोली। ना तो मुझे ईशान से कोई लगाव है, ना ही उससे जुड़े किसी भी रिश्ते से। अगर आपका रवैया मेरे साथ जैसा होगा, मैं भी आपके साथ वैसे ही पेश आऊँगी। आरोही का मुंहफट अंदाज देखकर काजल मुस्कुरा दी। देखो, दोनों खानदानों में सालों से चलती हुई दुश्मनी अब जाकर ख़त्म हुई है, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे ये बुझी हुई आग फिर से भड़क उठे। काजल प्यार से इसे समझा रही थी। तो क्या यही बात आप ईशान को नहीं समझा सकती? आरोही ने ताना मारने के अंदाज में कहा। असल में ईशान ऐसा नहीं है, वो बस आजकल कुछ ज़्यादा परेशान है, उदास है। हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। काजल ने ईशान का पक्ष लेते हुए कहा। परेशान है? हालात का मारा है? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर जो मेरे साथ में जंगली की तरह का सलूक करे? इसने चिढ़कर बोला। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी परेशानी की वजह तुम ही हो, इसलिए तुम्हें सब्र और सहनशीलता से इसे हैंडल करना होगा। क्या मतलब? इसकी परेशानी और उदासी की वजह मैं हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत थी मुझसे शादी करने की? वो उलझ कर रह गई। ये बहुत बड़ा किस्सा है। तो क्या मैं किस्सों का हिस्सा बनने लगी हूँ? किस तरह के किस्से? और इस किस्से से मेरा क्या किरदार है? ईशान पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। उसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। जिस दिन उसकी माँ का देहांत हुआ, उस दिन वो इस देश से बाहर था। इसने इसकी माँ को इस तरह खोया कि उसे उनका आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। इस सदमे ने उसे झिंझोड़ कर रख दिया था। बोलते हुए काजल की आंखें नम हो गईं। इस बात को सुनकर आरोही को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इसके दिल में ईशान के लिए कोई हमदर्दी नहीं जागी थी। इसकी माँ मरी थी, उस वक्त यह घर पर मौजूद न था, तो उसमें भी क्या मेरा कसूर है? इसने काजल की तरफ आंखें बड़ी करते हुए कहा। इसकी माँ को तुम्हारे घर वालों ने मारा था, काजल ने चुभते हुए अंदाज में कहा।
इस कदर दोनों खानदानों ने बहुत कुछ झेला है, जो किसी के लिए भी भुलाना आसान नहीं है। और अब काफ़ी सालों बाद यह समझौता किया गया है। कैसा समझौता? आरोही हैरत में पड़ गई। इसकी माँ के बदले तुम्हें इस खानदान की बहू बनाया गया है। तुम्हारे घर वालों ने जो इसकी माँ को मारा है ना, उसके हर्जाने के तौर पर उन्होंने अपनी बेटी इस घर में ब्याई है। काजल ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आरोही की आंखें एक तरफ ठहर गईं और फटी आंखों से काजल को देखने लगी। इसे अब सारी बातें समझ में आने लगी थीं। घर से विदा होने के बाद से लेकर अब तक के क्यों इसके साथ ऐसा सलूक होता रहा है। इतना बड़ा जुल्म किया मेरे घर वालों ने मेरे साथ। मुझे दुश्मनों के हाथों हर्जाने के तौर पर भेज दिया गया। वो मनी मन इस आग में झुलस रही थी। अब इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। खुद को संभालो, तुम गिर रही हो। काजल ने उसको थामकर बेड पर बिठाया। वो ये तो जानती थी कि ज़मीनों की विरासत के सिलसिले में दोनों परिवारों में सालों से दुश्मनी चल रही है, लेकिन इसे मामले की गहराई का कुछ पता न था। मर्डर के हर्जाने के तौर पर यह शादी की गई थी। पूरी ज़िंदगी भर का रिश्ता एक समझौता था। अपने परिवार के गुनाहों की सज़ा इस बेचारी को भुगतनी पड़ी। काजल की बातों से गहरा सदमा लगा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रही बात ईशान की, तो वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा तुम्हारे साथ। बस तुम इसे किसी बात पर गुस्सा ना दिलाओ। उसे खुश रखने की कोशिश करो। इसका हर कहना मानो। इसकी बातों को बर्दाश्त करना सीखो। जितना ज़्यादा तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होगा, उतना ही सुकून दोनों खानदानों के बीच होगा। और यह सब अब तुम्हारे हाथ में है और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है आरोही। काजल उसका माथा चूमकर वहाँ से चली गई। आरोही अब भी हैरत से इसे जाते हुए देख रही थी। दबे पांव इधर उधर देखती हुई वो नीचे उतरी और खाने की टेबल के पास आकर रुक गई। वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई थी। काजल ने कुछ जेवर भी पहना दिए थे। अब बिल्कुल वो नई दुल्हन लग रही थी, लेकिन इसकी रंगत अब भी उजड़ी हुई थी। अरे यहाँ बैठ जाओ। काजल खाना लगाने में बिजी थी। जैसे ही इसे देखा, ईशान के पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। ईशान ने एक नज़र इसे देखा, फिर नज़रें टेबल पर जमाई। वो ईशान के बिल्कुल पास बैठी। एक दूसरे के नज़दीक बैठने से दोनों ही खुश नहीं थे। वो गुस्से से आरोही को देखता हुआ खाना छोड़कर फ़ौरन बाहर चल दिया। रुको ईशान। बाहर की तरफ जाते हुए इसके कदम काजल की आवाज़ से रुक गए। कहाँ जा रहे हो? काजल ने ईशान के पास आकर पूछा। ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना, बाद में चले जाना। खाना तो खा लो। इस तरह खाना छोड़कर नहीं जाते। अब ये खाना मेरे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ईशान ने टेबल पर बैठी हुई आरोही की तरफ देखकर बोला। काजल अच्छी तरह जानती थी ईशान के जाने की वजह, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बात ज़्यादा बढ़े और इसकी खबर आरोही के घर वालों को हो। मैं आपकी हर बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में मुझे खाना हजम नहीं होगा। बगैर किसी की परवाह किए वो तेज़ आवाज़ में बोलकर बाहर चला गया। ईशान की नफ़रत देखकर आरोही का मुश्किल से लिया हुआ पहला निवाला हलक में ही अटक कर रह गया। उधर हर्ष, तुम ठीक हो? ऐसा क्या तूफ़ान आ गया था जो तुमने मुझे यहाँ सुबह सुबह बुला लिया? लो। इसे देखकर गहरी सांस छोड़ने लगा। जब वो खामोशी से घास पर बैठी इसे सुन रही थी। अब कुछ बोल भी यार, प्रभास ने इस पर नज़र जमाते हुए कहा, लेकिन वो न जाने किन सोचों में गुम थी। क्या बात है, इतनी गुमसुम सी क्यों हो? वो अपना हाथ इसके आगे हिलाते हुए कहने लगा। वो अपनी सोच में से बाहर आई। तुम्हें मेरे घर रिश्ता नहीं भेजना? इसकी आंखें अब नम हो चुकी थीं। यार, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें मैंने सब बताया तो था। अभी तो बहुत मुश्किल है, वक्त लगेगा। प्रभास ने हैरत से इसे घूरा। इतनी सी बात के लिए सुबह सुबह फ़ोन करके बुलाया? प्रभास, ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है और यहाँ मेरी जान पर बनाई है। मैं उस रात बाल बाल बची हूँ। ये तो अच्छा हुआ ईशान भाई ने मुझे तुम्हारे साथ में नहीं देखा, नहीं तो क़यामत आ जाती। इशिता ने घबराते हुए कहा। हाँ, सच में भी तुम्हें बहुत डर लग रहा है और वो दिख भी रहा है। वो प्रभास की बात पर गुस्सा थी। वो इसकी बातों को सीरियस लेने की बजाय टाल रहा था। यही बात इशिता को परेशान कर रही थी। इससे पहले कि घर वालों को मुझ पर और ज़्यादा शक हो जाए और मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दें, तो मेरा साथ अपने लिए मांग लो। लेकिन तुम हो कि कुछ करते ही नहीं। वक्त निकलता जा रहा है,
मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, फिर सड़ते रहना इसी घास पर। इशिता की आंखों में आंसू जारी हो गए। इशिता, ये क्या बचपना है? तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? प्रभास ने अपनी उंगली से इशिता के आंसू साफ करते हुए कहा। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही तय है, प्रभास ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा। और रही बात मेरे कुछ करने की, तो तुम ये क्यों भूल रही हो कि हमारे खानदान के बीच जो दुश्मनी चल रही थी, वो मेरी ही कोशिश की वजह से रिश्तेदारी में बदली है। और ये मैंने किसी और के लिए नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए किया है। आरोही की शादी ईशान के साथ हो जाना, ये दोनों खानदानों को जोड़ने की पहली कड़ी थी, जिसमें हम कामयाब भी हो गए। अब बस तुम्हें ये ख्याल रखने हैं कि ये शादी ठीक से चलती रहे। आरोही बहुत लाडली है बड़े भैया की। इसे ईशान या तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई भी तकलीफ़ हुई तो अपनी बनी हुई बात फिर से बिगड़ जाएगी। जब दोनों खानदानों में हालात थोड़े और बेहतर हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे घर अपने घर वालों को भेजूंगा। अब की बार बड़ी संजीदगी से इसे समझाया। प्रभास की बातों से वो थोड़ा संतुष्ट हुई। इसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी खुश हुआ। इशिता के दोनों हाथों को चूमकर इसे घर की तरफ रवाना किया और ख़ुद भी अपने रास्ते चल दिया। भाभी, चाय पीऊँगा, ईशान ने घर में आते ही आवाज़ दी। वो 2 दिन बाद घर वापस आया था। इसकी आवाज़ सुनकर काजल किचन में से बाहर आई। वो सोफे पर बैठे मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। उसने ऊपर किसी की नज़रें महसूस की। इसने सर उठाकर देखा तो काजल इसके सामने खड़े होकर हैरत से इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो भाभी आप? ईशान ने इसकी आंखों में हैरानगी महसूस करते हुए पूछा। कहाँ थे अब तक? विशाल के घर था, बताया तो था आपको। जवाब देने के बाद वो फिर से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। काफ़ी दिनों के बाद खुश लग रहे हो, कोई ख़ास वजह? बिल्कुल ख़ास वजह है, और वो वजह आपसे छुपी हुई नहीं है, ईशान ने खुश होते हुए कहा। इसका मतलब तुम स्वरा से वो पलकें झपका ना पाई थी? जी भाभी, स्वरा, मेरी स्वरा, वो चहकते हुए बोला। कब और कहाँ मिले तुम उससे, और क्या बात हुई तुम्हारी उससे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, थक कर आया हुआ हूँ, पहले चाय पिला दो, वो सोफे पर लेटते हुए बोला। और काजल किचन में चाय बनाने चली गई। ईशान का ध्यान अब पूरी तरह मोबाइल पर था। वो बड़े प्यार से मोबाइल की स्क्रीन को टच कर रहा था, मुस्कुराते हुए कुछ टाइप कर रहा था। कुछ ही देर में काजल चाय का कप लिए इसके पास में खड़ी हो गई। वो फ़ौरन उठ बैठा हुआ और चाय का कप हाथ में लिया। अब तो बता दो, तुम्हारी ज़िंदगी में यह बहार किस तरह आई? काजल इसके करीब बैठी। आज सुबह ही इसका मैसेज आया था। वो तो नाराज़ थी तुमसे, और तुमने खुद ही बताया था कि इसकी शादी हो चुकी है। फिर? काजल उलझन में एक साथ सवाल कर रही थी। पता है भाभी, जब बंदे की किस्मत अच्छी हो तो हालात कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया आपसे कोई चीज़ छीनने में क्यों ना लग जाए, लेकिन अगर वो आपके नसीब में होगी तो ज़रूर मिलती है। स्वरा का मुझसे कांटेक्ट करना इस बात की दलील है कि वो अभी मेरी है। उसने चाय का एक घूंट भरते हुए बोला। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। उस दिन जब उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं नहीं जा पाया था, और मन ही मन खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। मज़े की बात तो यह है कि वो खुद भी नहीं आई थी और ख़ुद को मेरा कसूरवार समझ रही थी। अब वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मैं उससे। बात करते वक्त ईशान की हंसी छूट गई। फिर? काजल ने इसकी हंसी रुकने के बाद पूछा। फिर क्या, हमने एक दूसरे को खूब खरी खरी सुनाई। फ़र्क इतना था कि वो गुस्से से बोल रही थी और मैं प्यार से। उफ़, बहुत गुस्से वाली है वो, और ज़िद्दी भी। कातिलाना अदाएँ हैं जनाब की। आखिरी अल्फाज बोलते वक्त वो फिर मुस्कराया। गुस्से वाले तो तुम भी हो, ना जाने तुम दोनों का क्या होगा। रोज़ रोज़ घर के बर्तन टूटेंगे मेरे, काजल ने इसे छेड़ते हुए बोला। क्या बात कर रही हैं भाभी आप? वो गुस्सा करेगी तो मैं चुपचाप सुन लूँगा इसकी सारी बातें। अगर वो हाथ भी उठा देगी तो भी खुशी खुशी खा लूँगा। डोंट वरी, आपके बर्तन नहीं टूटेंगे। वो सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार भी बहुत करती है मुझसे। और वैसे मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ जो आप ऐसा कह रही हैं। अच्छा, ये जो आरोही पे इतना सितम हो रहा है, यह तुम्हारा गुस्सा ही है ना, या फिर तुम्हारे प्यार करने का अंदाज? काजल ने उसे ताना कसते हुए कहा। आरोही का नाम सुनते ही ईशान के चेहरे पर छाई हुई रौनक एकदम से गायब हो गई। उसने शिकायत किया आपसे? नहीं, मैंने खुद महसूस किया है।
शादी की रात भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह ज़मीन पर सुलाता है? इसने सवालिया नज़रों से घूरा। मैं जब सुबह उसका बैग रखने कमरे में गई थी तो इसे नीचे सोता देख लिया था। इसकी हालत से खूब अंदाज़ा हो रहा था कि तुमने कैसा रवैया रखा है इसके साथ। ऐसा सलूक कौन करता है अपनी बीवी के साथ? इसकी जगह अगर तुम्हारी सौरा होती तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव रखते। भाभी, आप मेरी सौरा की कंपेरिजन इस लड़की के साथ कर रही हैं। आप जानती हैं सौरा मेरे दिल का करार है, मेरी ज़िंदगी में बहार की तरह है, और आप इसे इस लड़की के साथ मिला रही हैं जो मेरी ज़िंदगी में दहकते हुए अंगारे के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर मेरी आत्मा तक झुलस जाती है। तुम्हारी गुनहगार आरोही नहीं है ईशान। तुम क्यों किसी और के किए की सज़ा उस बेकसूर को दे रहे हो? काजल इसे समझाते हुए कहने लगी और वो खामोशी से इसे सुन रहा था। ईशान भाई, आपको बड़े भाई अपने कमरे में बुला रहे हैं, नौकर ने इन दोनों के पास आकर कहा। इससे पहले कि वो दोनों और बातें करते, आकाश के बुलावे पर ईशान फौरन उठकर वहाँ से चला गया। हाँ भैया, आपने बुलाया मुझे? ईशान अंदर आकर धीमी आवाज़ में पूछने लगा। तुम्हें एक बात अच्छी तरह से बताई थी ना कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरी या हमारे ख़ानदान की आबरू पर पानी फिर जाए। आकाश भैया गुस्से से बोल रहे थे। हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। तो फिर यह क्या तमाशा है? आकाश ऊँची आवाज़ में बोला। क्या किया है मैंने? तुम्हारी बीवी थाने गई थी, उसने तुम पर घरेलू हिंसा का केस किया है। उस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश की है। आकाश ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। आकाश की बात सुनकर ईशान को झटका लगा। वो 1-2 दिन में आरोही की लंबी जुबान से वाकिफ़ हो चुका था, लेकिन इसकी इस तरह की हिम्मत पर उसे यकीन नहीं था। शहर के एसीपी का फ़ोन आया था। उसी ने खबर दी है कि कोई लड़की वकालत करती है। उसी ने आरोही की तरफ से तुम पर एफआईआर दर्ज की है। फ़िलहाल तो मामले को इसने संभाल लिया है, लेकिन अगर फिर से कुछ हुआ तो बात हाथ से निकल जाएगी। और इस तरह की मारपीट कौन करता है अपनी बीवी के साथ, वो भी शादी के दिन? कोई गांव का गंवार ये सब करे तो समझ में आता है, लेकिन तुम जैसा पढ़ा लिखा भी अगर ऐसा काम करे तो जाहिल गंवार और पढ़े लिखे में क्या अंतर रह जाता है? आकाश इसे चिल्लाने के अंदाज में कहा। तो आपका मतलब है कि मैं उस लड़की को सर आँखों पर बिठाऊं, उसके कदमों में फूल बिछाऊं, उसके सारे नाज नखरे उठाऊं, ये जानते हुए भी कि वो उस राजवीर जायसवाल की बेटी है जिसने मेरी माँ का कत्ल कर दिया था। भुला नहीं पाया मैं वो सब, और इस लड़की को देखकर मुझे मेरी माँ की कमी बहुत खलती है। मैं अपना धैर्य खो बैठता हूँ। वो आंखों में नमी लाते हुए बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि दुश्मन की बेटी को बाहों का हार या सर का ताज बनाकर रखो। थोड़ा डरा धमकाकर भी उसे अपने कदमों तले रख सकते हो। अंदाज बदलो बस अपना। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ इस तरह इसकी जुबान को काबू करो कि वो पुलिस तो क्या, घर पर भी मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। आकाश दोहरे अर्थ वाले अंदाज में ईशान को देखते हुए बोल रहा था। ईशान उसका इशारा अच्छी तरह से समझ गया था और सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। आरोही, आरोही। इसे कमरे में ना पाकर ईशान बाहर आकर इसे आवाज़ देने लगा। वो तो कल से अपने घर गई हुई है। इशिता ईशान के पास आकर बोली। कब वापस आएगी? कुछ बोल कर गई है? वो तुनकते हुए बोला। आज शाम को। इशिता ईशान के बदले हुए तेवर देखकर सहमते हुए बोली और वहाँ से चली गई। वो इसका वहीं इंतज़ार करते हुए टहलने लगा। शाम का वक्त। वो कंधे पर पर्स लटकाए, हाथों में कुछ किताबें लिए बड़े सुकून से दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही थी। इसे देखते ही ईशान के कदम, जो इधर उधर टहल रहे थे, एकदम से रुक गए। वो आकर इसके रास्ते में खड़ा हुआ। कहाँ गई थी? ईशान आँख बरसाती आंखें इस पर टिकाकर बोला। अपने घर गई थी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। किससे पूछ कर गई थी? इसकी आवाज़ और तेज हुई। मैंने बोला था जाने को। ईशान की दहाड़ सुनकर काजल भी वहाँ आकर खड़ी हो गई। वो इसके घरवाले आज शहर जा रहे थे, आरोही से मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने इसे वहाँ भेज दिया। भाभी, इसे समझा देना आइंदा ये घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान की धमकी देने पर आरोही के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो तो सुकून से खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। ईशान, ये क्या तरीका है? बिला वजह क्यों गुस्सा कर रहे हो? अपने मायके ही तो गई है, इसमें इस तरह क्या चिल्लाना? काजल ने उसे डांटते हुए कहा। आरोही,
तुम जाओ अपने कमरे में। काजल के कहने पर आरोही ईशान के करीब से होकर अपने कमरे की ओर चली गई। वो सिर्फ अपने मायके नहीं गई थी, पुलिस स्टेशन भी गई थी। आप नहीं जानती, इसने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है भाभी। ईशान की बात पर काजल को हैरत हुई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। आरोही ने जाते जाते ईशान की बात सुनी। इसे परेशान होता देख आरोही के चेहरे पर एक मुस्कान सज गई। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई। हालांकि इसने शेर को दावत दी थी, जिससे मुकाबला करने के लिए इसके पास जरा भी ताकत नहीं थी। इसने अपने घर वालों को बताए बगैर अपनी एक दोस्त की मदद से ये सब किया था। कमरे के पास बालकनी में कोई किताब लेकर आरोही पढ़ने में व्यस्त थी। मिल ली सबसे? काजल इससे पूछते हुए इसके पास बैठ गई। हाँ, इसने दो टूक जवाब देकर किताब को बंद करके साइड में रख दी। वैसे कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? यहाँ पर तो बुआ और उनकी फैमिली रहती है। और तुम किनके साथ रहती थी शहर में? भाई भाभी के साथ। अभी वो लोग शहर के लिए रवाना हो गए होंगे। अच्छा है ना, तुम उनसे मिल ली। उनकी याद भी तो तुम्हें बहुत आ रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी की भी याद नहीं आ रही। काजल की बात पर उसने बेरुखी से जवाब दिया। तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकती हूँ। अब बस जितना हो सके इस घर को और इस घर के लोगों को अपनाने की कोशिश करो। मेरे घर वालों से आज मैं सारे रिश्ते तोड़ कर आई हूँ। उनसे अब मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और रही बात इस घर के लोगों की, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे दिखावा करना नहीं आता। जो मेरे साथ जैसा रवैया रखेगा मुझे भी वैसा ही पाएगा। मैं ऐसी ही हूँ। वो अपने मुंहफट अंदाज में लापरवाही से बोली। लेकिन अक्लमंद इंसान वही होता है जो वक्त के हिसाब से खुद को इसके सांचे में ढाल दे। और ख़ास कर औरत के लिए ये दौर बहुत ही नाजुक होता है। मायके में चाहे जैसी ज़िंदगी गुजारी हो, लेकिन ससुराल में इसके एक एक काम को परखा जाता है। इसी की बुनियाद पर इसका रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले इसके नतीजे भी ध्यान में रखा करो और समझदारी से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। हर वक्त हालात एक से नहीं होते। कभी न कभी कहीं न कहीं हमें झुकना ही पड़ता है। वो बहुत समझदारी से इसे समझा रही थी। ये सब पुराने वक्त की बातें थीं, जिसमें औरत को घर बसाने के टोटके सिखाए जाते थे कि किस तरह मर्द की सुननी है और इसके आगे झुके रहना है। मर्द मारपीट करने पर आए तो पति को परमेश्वर समझकर बर्दाश्त करना चाहिए। वो अगर औरत को पाँव की जूती भी समझे तो भी इसे हंसकर सह लो, क्योंकि घर को बचाना है। ऐसा घर अगर बच भी जाए तो इसका क्या फ़ायदा, जिसमें औरत सुकून और इज्जत को तरसती रहे। आरोही ने जज्बाती होते हुए कहा। नहीं, मैं इस बात की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करती कि मर्द औरत को दबा कर रखे या फिर इसे अपने पाँव की जूती समझे। मेरा मतलब तुम्हें यह समझाना है कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी एक को भी दूसरे पर ज्यादती करने का कोई हक नहीं है। लेकिन औरत को सबसे पहले अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। पहले तुम माँ बाप के घर में सिर्फ बेटी बनकर रह रही थी। यहाँ तुम बहुत से रिश्तों में बन चुकी हो। उनका सम्मान करना सीखो। मैं जानती हूँ ईशान ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। इसका रवैया बहुत बुरा है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें भी धैर्य से काम लेना चाहिए था। लेकिन तुम तो थाने के चक्करों में खुद को डाल कर आई हो और ये हरकत करके तुमने अंगारों पर पैर रखा है। काजल ने इसकी हरकत का विरोध करने के अंदाज में कहा। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ और ना ही मेरी नज़र में वो मेरा परमेश्वर है जो मैं इसके नाम का जाप करती फिरूँ। औरत अगर अपनी कद्र और अपनी महिमा जान ले तो वह किसी भी सूरत में मर्द से कम नहीं है, अगर वो आत्मनिर्भर बन जाए तो। कोई मर्द की ताकत नहीं है कि इस पर हुक्म चला ले। वो अपनी एक औरत होने पर गर्व करते हुए बोली। वाकई में औरत किसी भी सूरत में मर्द से कम नहीं है, लेकिन औरत का रक्षक भी तो मर्द ही है। एक बाप बनकर, एक भाई बनकर, एक बेटा बनकर, एक पति बनकर, किसी न किसी रिश्ते से जुड़कर वो औरत के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। खैर, इस विषय पर हम किसी और दिन बहस करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि ईशान की तरफ से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो बाहर वालों को बताने से पहले मुझे शिकायत करना, ठीक है? काजल वहाँ से उठते हुए बोली। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। जाते हुए काजल को कुछ और याद आया और वो पलटी। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कहनी थी तुमसे। ये बात मैंने तुम्हारे घर वालों को भी बताई थी। यकीनन अपने घर और शहर में तो ये आम बात है, लेकिन ये गांव है,
यहाँ पर नई नवेली बहुओं को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। तो तुम भी यहाँ। मुझे पता है, भाभी ने बता दिया था, इसलिए मैं अपने साथ फ़ोन नहीं लाई। अगर आपको यकीन नहीं तो तलाशी ले लीजिए मेरी। इसने उठकर किताब टेबल पर रखी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें इसलिए आगाह कर रही थी कि बाद में कहीं बात ना बिगड़ जाए। तुम्हें जब भी किसी से ज़रूरी बात करना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बात करवा दूँगी। वैसे अगर ईशान तुम्हें फ़ोन रखने की इजाज़त दे देता है तो फिर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम मौका देखकर इससे बात करके देख लेना। वो आरोही के चेहरे पर छाई हुई मायूसी को भांपते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे फ़ोन रख कर क्या करना है? घर वालों से तो मुझे अब बात करनी ही नहीं है। जब हर किसी से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ तो बेमतलब क्यों किसी से इजाज़त की भीख मांगती फिरूँ? वो लापरवाही से बोली, जिस पर काजल इसका मुँह ताकती रह गई।